Good afternoon, students. Today our topic is Debye-Huckel limiting law. तो बहुत डिटेल में हम Debye-Huckel थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब ये यूनिट स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि ये एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इसमें आपने अब पूरा जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे Debye-Huckel थ्योरी में, उसी में ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। तो आपने अपने माइंड में वही पिक्चर बना के रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बताया था Debye-Huckel थ्योरी में। क्योंकि उसी को ही इमेजिन करके हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस डराइव करते जाएंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा ये है आपका Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ। ध्यान रखना है, वो Debye-Huckel थ्योरी थी, उसके बाद ये लिमिटिंग लॉ है जो अगेन एक और नई प्रॉपर्टी को डिस्कस करके हम निकाला था और जिसके पर आपको ये डेराइव करना है ये रिलेशन। तो ये एक लॉ मतलब पर्टिकुलर लॉ ये है कि इसमें किसी दो टर्म्स के बीच में वेरिएशन को बताया गया है। इन शॉर्ट वे आई कैन से दैट ये जो आपकी Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ है, इट गिव द वेरिएशन ऑफ द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एन आयन and the ionic strength of the medium. ओके तो Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ दो चीज़ों के बीच में वेरिएशन बताता है। किसके बारे में? एक तो एक्टिविटी कोफिशिएंट, आपको लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था और आपको पता भी होगा एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। और उसका वेरिएशन हमने देखना है, उसकी जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारा, उसकी जो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस आयनिक स्ट्रेंथ का वेरिएशन विद द एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगेन आपको अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आयनिक स्ट्रेंथ तो आपको पता ही चल गई उसकी, कि उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, आयनिक स्ट्रेंथ है, उसका रिलेशन एक्टिविटी फॉर्म में। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज़ आप लिख भी सकते हो इसको, वी कैन से दैट इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच अ सॉल्यूशन डेविएट फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्योंकि हमने रिलेशन किया भी था कल की, आपका जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होती है वो आपकी मल्टीपल ऑफ उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट और उसकी कंसंट्रेशन रहती है। तो अगर हम उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम उसको डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे कि आपका अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई आइडियल सॉल्यूशन है और उसकी अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो आपको पता है कि वो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा डिविएट करेगा। जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, आपका जो आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब भी चेंज होती जाएगी, तो मैंने कहा कि वो उसमें डेविएशन आएगा। तो वो कितना डेविएट कर रहा है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो है वो जैसे जैसे उसकी आयनिक स्ट्रेंथ, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम जब चेंज करते जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ जब चेंज करते जाएंगे, तो वो उस आइडियल सॉल्यूशन जो है वो कितना डेविएट कर रहा है, वो मतलब कितना डिफ़र हो रहा है, वो कैलकुलेट करता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एक्टिविटी कोफिशिएंट मेज़र करेगा कि कितना डेविएशन हो रहा है उस आइडियल सॉल्यूशन में बाय चेंजिंग देयर आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका लिमिटिंग लॉ है, तो इसको हम डराइव करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि आपको सभी एक्सप्रेशन Debye-Huckel थ्योरी के लर्न होने चाहिए। ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और आप उसको डराइव करोगे, तो डराइव करते करते आप सॉल्व करोगे, उसके बाद हम ये करते हैं, तो जब भी हम कोई नया टॉपिक करेंगे तो आप Debye-Huckel थ्योरी को डराइव करने तो नहीं बैठोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि आपको जो इक्वेशंस हैं वो सारी लर्न होनी चाहिए। जैसे कि अब हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के लिए जो इक्वेशन निकालनी है, जो वेरिएशन मैंने अभी आपको बताया, तो इस वेरिएशन के लिए जो हमने इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए आपको जो Debye-Huckel की 11th इक्वेशन थी वो आपको याद होनी चाहिए, राइट। 11th क्वेश्चन आपकी जो थी वो अबाउट कप्पा थी, जो हमारी एक टर्म थी जिसको कि हमने कप्पा से रिप्लेस कर दिया था, वो टर्म आपको याद रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं।
we know that according to the Debye-Huckel theory, every ion may be considered as by being surrounded by an ionic atmosphere of opposite sign. ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। ऑपोजिट जो आपका आयनिक एटमॉस्फेयर होता है, तो आयनिक एटमॉस्फेयर आपको पता है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो कप्पा की वैल्यू होती है, कप्पा के की वैल्यू वो ये रहती है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपको कि दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 ऑफ Debye-Huckel थ्योरी। तो ये क्या है, 4πε² dkT। डी आपका था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर डी के आपकी ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, सॉरी के एंड टी आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं। डी आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एन आई हो गया आपका नंबर ऑफ आयंस ऑफ ith काइंड। आपको पता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बहुत सारे तरह के आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे। तो अभी हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो हम पर्टिकुलर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम कैटायन की बात कर रहे हैं, एनायन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यही अज्यूम किया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे आयनिक बहुत सारे वहाँ पर आयनिक एटमॉस्फेयर होंगे, पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिवली चार्ज बहुत सारी स्पेसिस होंगी और उसको मैं आयनिक एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। तो सेंटर में किसी में पॉजिटिव होगा, किसी में नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जब भी वैलेंसी की बात करते हैं हम तो Zi लिखेंगे कि ith काइंड का। हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। तो इसलिए यहाँ पर Zi की जो वैल्यू है वो हमने लिखी, वैलेंसी ऑफ द आयंस ऑफ ith काइंड। क्लियर। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो इसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इफ़ एन आई इज़ रिप्लेस्ड बाय CIN/1000, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एन आई की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे। एन आई क्या था कि आपके जो ith काइंड के, जो हम ith काइंड के एनाइन के लिए जो एक्सप्रेशन डराइव कर रहे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ द आयंस ऑफ ith काइंड। तो उसको हम क्योंकि हमने यहाँ पर आपको पता है कि अब हमें इसको कंसंट्रेशन की प्रॉपर कंसंट्रेशन की टर्म में हमने एक्सप्रेशन देना है, क्योंकि अभी हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि आपका जो कंसंट्रेशन जो चेंज होगी, है ना, जो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है वो चेंज होगी, तो आपका एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या रहेगा। तो चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, तो हमें कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। तो इसीलिए हमने एन आई को रिप्लेस कर दिया बाय CIN/1000 पर यूनिट वॉल्यूम डाल के हमने कंसंट्रेशन की टर्म में हमने बताना है। तो इसलिए हमने CIN विच इज़ एवोगाड्रो नंबर अपॉन 1000 से उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो वेयर CI इज़ द आयनिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन, सॉरी आयनिक कंसंट्रेशन इन moles per liter, in moles per liter, and your R upon N is written for K, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं इनको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और आपकी इक्वेशन नंबर 2 ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने एन आई को जो है वो इस इक्वेशन से रिप्लेस किया है, ठीक है। और R अपॉन N जो कि आपका जो गैस कांस्टेंट था और जो एवोगाड्रो नंबर था उसको हमने K से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। अब इसके बाद बात आती है कि अब हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म में तो कप्पा की वैल्यू आ गई, ठीक है। कंसंट्रेशन तक तो हम पहुंच गए हैं, बट मैंने कहा कि हमें इसको आयनिक स्ट्रेंथ में लेके आना है अपने माइंड में। अब जब भी हम इस टॉपिक को आगे करते जाएंगे, एक आपके माइंड में इक्वेशन साथ में चलती जानी चाहिए, वो ये कि हमारा जो पर्पस है, हमने जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है एक्टिविटी कोएफिशिएंट Fi और उसका रिलेशन किसके साथ, आपका आयनिक स्ट्रेंथ के साथ, जो कि हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये आयनिक स्ट्रेंथ आपने फिज़िक्स में भी पढ़ी होगी। तो म्यू से हम आयनिक स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। तो इन दो का रिलेशन हमने निकालना है,
इस पूरे डेरिवेशन में हमारा पर्पस है इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना। तो ये एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ठीक है, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, ये तो हम डिवाई-हैकल थ्योरी से जानते हैं, ये इक्वेशन तो हमें वहाँ से मिल जाएगी डिवाई-हैकल थ्योरी से। पर ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है आपकी, इसको बनाने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम डायरेक्ट ले लेंगे, पर इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले कप्पा लिया, कप्पा को हमने कंसंट्रेशन की टर्म में एक उसको टर्म को यूज़ किया, क्योंकि हमने आगे इसमें जाना है, आपकी इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन में जाना है, और इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से ही हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट मिलता है। और यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ में जाना है, तो इट मीन्स पहले कंसंट्रेशन में जाएंगे तभी हम आपकी आयनिक स्ट्रेंथ में जा पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। क्लियर? तो आगे स्टार्ट करते हैं अगेन, दैट in order to represent the variation of activity coefficient with concentration, ठीक है, हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट का वेरिएशन विद कंसंट्रेशन निकालने के लिए अभी मैंने कहा हमारी रिक्वायरमेंट तो है एक्टिविटी कोफिशिएंट का इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ हमने रिलेशन निकालना है, पर मैंने कहा कि फ़िलहाल हमने कंसंट्रेशन तक ही पहुँचे हैं, हम यहाँ पर हम इसकी जगह पे सिर्फ कंसंट्रेशन तक पहुँचे हैं अभी। और तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका वेरिएशन निकालने के लिए, इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए विद कंसंट्रेशन, जो आपका जो टू और जो थे आपके साइंटिस्ट डिबाय-हैकल ने तो वहाँ तक कर दिया जो मैंने आपको समझाया। तो डिबाय-हैकल की जो वैल्यूज़ थी उसने जो ड्राइव किया था, उसकी जो रिसर्च थी, जो उसका काम था, उसको आगे एनहांस किया ल्यूइस ने और रेंडाल ने। रेंडाल एंड ल्यूइस ने ये जो वेरिएशन है ये निकाला विद द हेल्प ऑफ डिबाय। जो डिबाय का जो रिज़ल्ट था, डिबाय के रिज़ल्ट को, डिबाय की थ्योरी को यूज़ करके इन दो साइंटिस्ट ने इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया। तो यही हम इस पैराग्राफ में लिखेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने के लिए ल्यूइस एंड रेंडाल ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, जो कि था आपका आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डिबाय ने आपका जो एफ ऑफ आई और जो आपका एफ ऑफ आई एंड जो म्यू था आपका, वो तो हमने इसके रिलेशन के लिए